नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने पूर्व विधायक पर अपना दांव लगाया है। बीजेपी ने आशा नौटियाल को टिकट दिया है। कांग्रेस ने मनोज रावत पर दांव खेला है। आज केदारनाथ में नामांकन का आखिरी दिन है। तो उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। कल दोपहर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। आज देर बाद ही बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान किया। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने फिर से अपने पूर्व विधायक पर भरोसा जाहिर किया। पार्टी ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट दिया है। सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण खाली हुई थी। इस सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से पुराने चेहरे पर ही दांव खेला है। तो आज केदारनाथ में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और इस बीच बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक पर ही दांव लगाया है। तो आशा नौटियाल को फिर से टिकट दिया गया है। फिर से दांव खेला गया। कांग्रेस ने मनोज रावत पर दांव खेला है। विधायक शैला रानी आप बता दें जो हमारे बीच नहीं है, उनकी निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी और अब देखिए कि पूरा मुकाबला बेहद दिलचस्प बनने वाला है। संगठन महासचिव हैं, उन्होंने अभी हमारे प्रदेश के उपचुनाव जो केदारनाथ में होने हैं उसके लिए मनोज रावत जो हमारे एक्स एमएलए हैं केदारनाथ से, उनको पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। हम उनको बधाई देते हैं और निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन प्रत्याशी होंगे और वहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। पूरी पार्टी एकजुट होकर के, सारा संगठन एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के केदारनाथ के उपचुनाव की जीत के लिए काम करेंगे। अब प्रत्याशी घोषित हो गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उन्होंने अभी हम सब मिलकर एक नवाचार के रूप में, एक केदार घाटी के ब्रांड्स के रूप में वहाँ की महिलाओं को, युवाओं को, सबको साथ में जोड़कर और हमारे जो संस्थान काम करते हैं सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सरकारी तंत्र के भी लोग, भारत सरकार के संस्थान, राज्य सरकार के संस्थान, सब मिलकर हम इस दिशा में उसको स्थापित करेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और केदारनाथ और पूरी विधानसभा का आपदा के बाद भी लोगों ने देखा है हमने किस प्रकार से वहाँ पर काम किया है। अनेक अनेक योजनाएं आज वहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं। वहाँ का विकास तेजी से हो रहा है और उस विकास को केदारनाथ के लोग, केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता उसको आगे बढ़ाएगी। और आशा नौटियाल जी जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से कैंडिडेट हैं, वो पहले भी 2 बार वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वो भली भांति वहाँ की समस्याओं को जानती हैं और तेज़ी से उस कामों को आगे बढ़ाएंगी। जो शैला रानी रावत जी के देहांत के बाद उनकी भी जो इच्छाएं थी, उनके संकल्प थे, बहुत सारे उनके सपने थे, हम सब मिलकर उनके सपनों को आगे बढ़ाएंगे। विकास की गति को जनता वहाँ की आगे बढ़ाएगी। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव 2024 कांग्रेस ने फाइनल उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट दिया है। बीजेपी ने आशा नौटियाल के नाम पर मुहर लगा दी है। मनोज रावत और आशा नौटियाल के बीच ये चुनावी जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है। दोनों प्रत्याशी आपको बता दें कि केदारनाथ सीट से ही रह चुके हैं। विधायक बीजेपी और कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। आज आखिरी दिन है। केदारनाथ में बीजेपी कांग्रेस का आज मेगा रोड शो भी होगा। तो आज है नामांकन का अंतिम दिन और 20 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल की जाएगी। 4 नवंबर को नामांकन से वापस नाम भी ले पाएंगे। केदारनाथ में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। केदारनाथ में 23 नवंबर को मतगणना होगी और तमाम तैयारियां इस वक्त पूरी की गई हैं। केदारनाथ सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती है। उसको लेकर बीजेपी ने अपने पुराने ही चेहरे पर दांव खेला है। तो बीजेपी से आशा नौटियाल को, जो कि पूर्व विधायक है, उनको टिकट दिया गया। कांग्रेस ने मनोज रावत पर दांव खेला है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। शक्ति प्रदर्शन का आखिरी दिन है। इसके बाद देखिए लॉक हो जाएंगे नामांकन।
तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हैं। अनुज, देखिए, कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने ही उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे पर वापस से दांव खेला है। क्या कुछ खास वजह, क्या लगता है? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जो है अब अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस ने मनोज रावत पे जो है अपना भरोसा जताया। वहीं अगर बीजेपी की अगर बात करें तो कल दिन भर देर रात तक मैराथन बैठक चलती रही। उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि आशा नौटियाल को टिकट दिया जाए। चूंकि आशा नौटियाल प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रह चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें, बीजेपी के खाती नेता भी हैं और पहले से केदारनाथ की विधायक भी रह चुकी है, पूर्व विधायक भी है। तो इसी वजह से बीजेपी ने उनपे दांव खेला हुआ है। हालांकि चूंकि कयास ये लगाए जा रहे थे तो कि शैला रानी रावत, जिनका निधन हुआ है, उनकी बेटी को टिकट मिल सकता है, लेकिन सारे कयास फेल होते दिखाई दिए और बीजेपी ने इस बार आशा नौटियाल के ऊपर भरोसा जताया। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने मनोज रावत, चूंकि मनोज रावत 2019 में विधायक थे, कांग्रेस सीट से जीते हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी की शैला रानी रावत ने जीत हासिल करी। तो उसके अब जो है फिर से एक बार कांग्रेस ने मनोज रावत पे भरोसा जताया। तो दोनों ही उम्मीदवार हैं। आज नामांकन करेंगे आशा नौटियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, ऊखीमठ पहुंचेंगे, वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत समेत तमाम जो मंत्री थे और बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो वहां पे मौजूद रहेंगे। आज नामांकन दाखिल होगा और 20 नवंबर को चुनाव है। बीजेपी की नाक है कि वो केदारनाथ सीट किस प्रकार से जीत सकती है, क्योंकि 2 उपचुनाव हुए थे दीपिका, मंगलौर और बद्रीनाथ। इन दोनों सीटों पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जरूर खड़े किए थे, लेकिन जीत कांग्रेस को मिली थी। तो इस बार भी मैं वही जानना चाह रही थी अनुज आपसे, केदारनाथ इस सीट को लेकर हमेशा से बहुत कह सकते हैं इसकी तासीर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस आने की उम्मीद लग रही है। यदि हम तमाम चीजें देखें तो ये जो सीट है इसकी तासीर क्या कहती है? क्या बदलाव चाहते हैं लोग या फिर बीजेपी वापस आ सकती है? क्या बयान बह रही है? दीपिका, 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि केदारनाथ सीट पे ही बाबा केदारनाथ का धाम है। जिसको बाबा केदारनाथ आशीर्वाद देंगे वही जीत हासिल करेगा। इसके अलावा दूसरी चीज की अगर बात करें, जब न्यूज इंडिया वहां पे पहुंचा और वहां की जनता से लोगों से वहां पे बातचीत करी, जाना, तो वहां की जनता इस बात को लेकर के बोल रही है कि जो डेवलपमेंट कराएगा, आज की जनता इतनी जागरूक है कि उसका साफ तौर पे कहना है कि अगर जो यहाँ पे विकास कराएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, हम उसी को टिकट देंगे। जो हमारी मूलभूत समस्या है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सड़क हो, इन तमाम चीजों को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ। सड़कों को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन किया गया और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। तो उनका ये कहना है कि आप विधायक जो है हमारे बीच का होना चाहिए, जो यहाँ की समस्याओं को समझे, जनता से मिले, इन तमाम चीजों को मिले, समझे, उसी को हम वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये जनता का मानना है। वहीं अगर बात करें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी, कांग्रेस ने भी अपने पर्यवेक्षक हो, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, प्रदेश प्रभारी हो, इसके अलावा अगर बात करें प्रीतम सिंह हो, हरदा प्रमुख हो, इन तमाम लोग जो है वहां पर जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। और बाबा केदारनाथ, अब ये साफ हो चुका है कि बाबा केदारनाथ किसको अपना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि 3 नवंबर को कपाट जरूर बंद हो जाएंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद किसको मिलेगा ये देखने वाली बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है। यदि शक्ति प्रदर्शन की बात करी जाए तो तमाम तरीके से रोड शो भी यहाँ पर किया जा सकता है नामांकन के दौरान। और इसके बाद देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन के बाद सीट लॉक हो जाएगी। इसके बाद नामांकन दाखिल नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल बीजेपी से आशा नौटियाल को टिकट दिया गया, जो कि पूर्व विधायक हैं। एक बार फिर से उन पर दांव खेला गया। सीएम हरीश रावत, पूर्व सीएम हरीश रावत पर बीजेपी ने हमला किया। देखिए, जानबूझकर निकाय चुनाव नहीं करवा रही सरकार। बीजेपी सरकार में जनता परेशान है। हरीश रावत का कहना, केदारनाथ सीट पर जीत का दावा भी ठोका है। तो उत्तर प्रदेश, आपको बता दें कि देखिए तस्वीर में हम दिखा रहे हैं हरदा की, आपको हरदा तस्वीरें देख पा रहे होंगे। आपको हरदा के पूर्व सीएम है उत्तराखंड के हरीश रावत, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर हमला बोला। कहा, राज्य में महंगाई तो चरम पर है, जनता परेशान है। इधर उन्होंने छात्र संघ और निकाय चुनाव पर भी बीजेपी को घेरा है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव नहीं करवाती। इसके अलावा उन्होंने केदारनाथ सीट पर भी जीत का दावा पेश किया।
उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल के व्यंजन हैं घी मूरा, चावल दाल, और दूसरी तरफ खिचवाणी, भटवाणी, रायता, अमरूद आदि ये सब परोसे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है खाली औपचारिकता है और पार्टी ने नॉमिनेशन की तैयारियां पूरी कर ली। उत्तरकाशी के बड़कोट से बड़ी खबर है। हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष के आश्रम पर पथराव हुआ है। महंत केशव गिरी के आश्रम पर हमला किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़कोट में सनातन हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष हैं महंत केशव गिरी के आश्रम में देर रात कुछ लोगों ने पथराव किया है। तो घटना की जानकारी मिलते ही एसओ दीपक कठैत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे हैं। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने किस तरीके से हमला किया। और देखिए, पुलिस की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। पथराव की सूचना मिलने पर व्यापार मंडल में भी रोष नजर आ रहा है। व्यापारी मंडल में जो अध्यक्ष हैं उसने मामले पर नाराजगी जाहिर की और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष के यहाँ पे हमला है और इसी बीच आपको बता दें कि फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। व्यापारियों में भारी रोष नजर आ रहा है। तो पथराव की सूचना मिलने पर व्यापार मंडल में रोष नजर आया है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी एक हिंदुत्व के लिए सभी कार्य कर रहे हैं और जैसे कि देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में गर्मा गर्मी का माहौल है, विशेष समुदाय को लेकर के, मस्जिद को लेकर के। तो अभी हम लोग ये उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को जो रैली हुई है उसमें भी थे, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग इधर आए। तो एक दो दिन पहले भी कोई शरारती तत्व तो यहाँ पर छानबीन के लिए आया, पैरवी करके गया और उस समय ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो पर मुझे शक हुआ कि उस दिन भी कोई आश्रम पे आया था और ठीक 2 दिन बाद कल रात को 12:15 बजे से और 12:30 के बीच ये जो 3 से 4 मिनट का पथराव हुआ, उससे थोड़ा सा दहशत है और अच्छा नहीं है। कैसे मानसिकता, कैसी विचारधारा के लोग रहते हैं और कैसा विपरीत सोचते हैं। हाँ, ये प्रकरण ये बड़कोट में उपराड़ी गांव स्थित है। यहाँ पे केशवगिरी महाराज जी का आश्रम है। रात्रि के समय सूचना ही उनकी तरफ सूचना दी गई कि मैं अपने आश्रम में सो रहा था और 12:15 बजे के लगभग किन्हीं अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जिसमें जांच की जा रही है। इधर हरिद्वार में पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध गैस रिफिलिंग केंद्र पर पूर्ति विभाग का छापा है। अवैध रूप से ये गैस रिफिलिंग का काम चल रहा था। छापेमारी में 80 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। हरिद्वार में अवैध रूप से चल रहे गैस रिफिलिंग के धंधे पर पूर्ति विभाग ने छापा मारा है। मौके से 80 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए। हर सिलेंडर पर सरकार से 900 रुपए हड़प रहा था। कल जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने गोपनीय सूचना पर तत्काल टीम का गठन किया और छापामार कार्रवाई की। उन्होंने टीम के साथ विदेशराम निवास पर भी छापा मारा। वहां अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा था, जिससे सरकार को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। छापेमारी के दौरान मौके से एक संदिग्ध वाहन की चेकिंग हुई। इसमें 30 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद हुए। इसके अलावा हृदयराम निवास में 50 कमर्शियल सिलेंडर, 2 नोजल भी मिले, जिनका उपयोग घरेलू गैस से कमर्शियल सिलेंडर भरने के लिए किया जाता था। सरकारी नुकसान को देखते हुए पूर्ति विभाग इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहा है। दिवाली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा कई बार समय समय पर निर्देश दिए गए कि अवैध रिफिलिंग के सिलसिले में भी कार्रवाई की जानी चाहिए और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुखबिर के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली, वो नेशनल हाईवे भादराबाद क्षेत्र में एक गोदाम है जिसकी रेकी की गई, जानकारी प्राप्त की गई और वहाँ पर जब मौके पर पहुँचा गया तो वहाँ देखा गया कि एक अच्छा खासा जखीरा, लगभग 70 सिलेंडर 73 सिलेंडरों का एक जखीरा वहाँ पे अवेलेबल था। ये कमर्शियल सिलेंडर थे। इस बात की पूरी संभावना है कि डोमेस्टिक से इस कमर्शियल में रिफ़िल किया जाता है और जिसको
अवैध तरीके से फिर हर जगह पहुंचाई जाती है। इधर जसपुर में दीपावली को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। जसपुर पुलिस ने दीपावली को लेकर बैठक की। मीटिंग में व्यापारी और समाज सेवी रहे मौजूद। त्योहारों की तैयारी में होने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई है। व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा है और शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली के पर्व को संपन्न करने के लिए अपनी कमर कस चुका है। बता दें, जसपुर प्रदेश की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी के रूप में पहचाना जाता है, जहाँ दिवाली के त्योहार पर आगजनी होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस बाबत जसपुर पुलिस ने व्यापारी और समाज सेवियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में यातायात व्यवस्था, शहर में लाइट की व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार की गई। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें पुलिस ने किस तरीके से बड़ी बैठक की है, अलर्ट रहने की बात की गई है। इसके अलावा देखिए, शहर भर में किस तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि बड़ी खबर है, चूंकि जसपुर की यदि हम बात करते हैं तो जसपुर एक लकड़ी मंडी कहा जाता है, तो इसी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो दीपावली को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में है और शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली को संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें, जसपुर प्रदेश की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी है और इसी के रूप में जाना जाता है, जहां दिवाली के त्योहार पर आगजनी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इस बाबत जसपुर पुलिस ने व्यापारी समाज सेवियों के साथ बैठक की है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मीटिंग में यातायात व्यवस्था, शहर में लाइट के लिए व्यवस्था, रूपरेखा तैयार की गई। वर्ष की तरह इस बार भी दिवाली का त्यौहार है और लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लिए और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ हमने बुलाया। उनसे पुरानी समस्या सुनी भी कि यहाँ क्या मेन समस्या है। तो उन्होंने बताया भाई, एक तो लाइट, ये सब बताया, जहाँ लाइट ख़राब है, पोल में लाइट नहीं है वो देख लेंगे। और जहाँ बाज़ार में जो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्यौहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यह दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग की तैयारी है। एसपी सिटी ने फायर हाइड्रेंट स्थल का निरीक्षण किया है। एसएफओ ने दुकानों का निरीक्षण किया है। फायर सेफ्टी का इंतजामों को परखा जाएगा। स्कूलों में फायर सेफ्टी को लेकर जारी किए जाएंगे दिशा निर्देश। तो हल्द्वानी में आगामी त्योहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी को लेकर एसपी सिटी प्रकाश चंद ने एससीएफओ गौरव किरार के साथ भी मिलकर सभी फायर हाइड्रेंट स्थल का निरीक्षण किया है और इस दौरान सीएफओ गौरव ने बताया कि दिवाली को लेकर टेंट हाउस, होटल्स, अस्पताल, स्कूल में प्रशिक्षण देने के लिए फायर ऑडिट किया जा रहा है और साथ ही साथ स्कूलों को मेल भेजकर छात्रों को पटाखों से लगने वाली आग और फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके निर्देश भी किए गए। तो फिलहाल देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां स्कूलों में फायर सेफ्टी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। चूंकि लगातार अब दिवाली नज़दीक है और जाहिर सी बात है कि कहीं कोई गलती ना हो, कहीं कोई चूक ना हो जिससे कि आपको नुकसान हो, इसी को लेकर ये सेफ्टी निर्देश जारी किए गए हैं। तो फायर सेफ्टी के इंतजामों को परखा गया, स्कूलों में फायर सेफ्टी को लेकर निर्देश दिए गए। हल्द्वानी आगामी त्योहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग अब लगातार तैयार है, कमर कस चुका है। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने एसएफओ गौरव किरार के साथ मिलकर सभी फायर हाइड्रेंट स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान एफओ ने गौरव ने बताया कि दिवाली को लेकर टेंट हाउस हो गया, होटल्स हो गए, अस्पताल हो गए, स्कूल्स हो गए, तो वहाँ पे प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें फायर ऑडिट भी कराया जाएगा, जिससे कि इस बारे में वो जानकारी हासिल कर पाए। यहाँ पर टोटल पटाखों वाले की बात करी जाए तो 12 दुकानें पटाखों की और एक गोदाम है, जिसकी समय समय पर निरीक्षण करा जा रहा है। और दिवाली की सुरक्षा की बात करें तो जो पिछली बार जो टेंट हाउस का हादसा हुआ उसको देखते हुए सारे टेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, लीसा डिपो और हॉस्पिटल और स्कूलों में प्रशिक्षण और उनको फायर ऑडिट किया गया है, जिससे जो आने वाले हम कोई भी हादसे को रोक सकते हैं। और इस बार स्कूलों को भी हमने मेल के थ्रू बोला गया है कि असेंबली में सब बच्चों को बताया जाए फायर के संबंध में और पटाखों का सेफ्टी के बारे में। इधर कुमाऊं दौरे पर राज्य मंत्री विनय रुहेला हैं। अधिकारियों से बैठकों का दौर जारी है, आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की जा रही है। राज्य मंत्री विनय रुहेला कुमाऊं के दौरे पर निकले हैं, जहां वे अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन करेंगे और अपनी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ आपदा जैसी बिंदुओं पर चर्चा होगी। इस बार विनय रुहेला ने काशीपुर का दौरा किया, जहां प्रबंधक
आपदा कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही मंत्री ने क्षेत्र की समस्याओं को सुना है। विनय रुहेला ने बताया जिस तरीके से धामी सरकार ने इस बार आपदा से निपटने के लिए अपनी रूपरेखा तैयार की थी वो काफी हद तक सफल रही। बता दें कुमाऊं दौरे पर राज्य मंत्री विनय रुहेला हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। जाहिर सी बात है कि अपने क्षेत्र पहुंचे हैं, लगातार पदाधिकारियों से मुलाकात करें, लोगों को कोई समस्या ना हो इसका भी साफ तौर पे मंत्री जायजा ले रहे हैं। तो विनय कुमार रुहेला कुमाऊं के दौरे पर है, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ आपदा जैसी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इस बार विनय रुहेला ने काशीपुर का दौरा किया, जहां बैठक कर आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। साथ ही साथ मंत्री ने क्षेत्र की जन समस्याओं को सुना। विनय रुहेला ने बताया कि जिस तरीके से धामी सरकार ने इस बार आपदा से निपटने के लिए अपनी रूपरेखा तैयार की थी वो काफी हद तक सफल रही है। धामी सरकार की नीतियों को देखते हुए अब भारत के अन्य राज्य भी आपदा से निपटने के लिए धामी सरकार से राय मशवरा करने लगे हैं। मैं लगातार कुमाऊं के प्रवास पे से आया हूँ। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अब चंपावत, इन सभी जिलों की आपदाग्रस्त क्षेत्रों की परिसंपत्तियां, मनुष्य हानि, पशु हानि, अनेक प्रकार के जो नुकसान हुए हैं उन्हीं संबंध में सभी जिला प्रशासन की जिला आपदा प्राधिकरण की समीक्षा के अंतर्गत सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और इस संबंध में बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आपदा प्रारंभ थी उससे 3 महीने पहले तैयारी बैठक कर पूरे आपदा के विषय का न्यूनीकरण करने का पूरा प्रयास किया, यानी कि कम मनुष्य हानि हो, कम पशु हानि हो, संपत्तियों का कम नुकसान हो। इस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई है। उस आपदा के क्षेत्र में आपने टिहरी जिले के अंतर्गत घनसाली क्षेत्र में लगातार 2 बार बादल फटे, केदारनाथ जी के अंदर 2 बार बादल फटा। इधर लक्सर में खनन माफियाओं की मनमानी देखने को मिली है। बाणगंगा नदी से अवैध खनन का काम जारी है। पूर्व प्रधान ने एसडीएम से शिकायत की। पूर्व प्रधान ने खनन माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए। खबर लक्सर से है, जहां अवैध खनन के बढ़ते मामलों को लेकर गांव के पूर्व प्रधान ने एसडीएम से शिकायत कर दी है। पूर्व प्रधान का कहना है कि पुलिस और प्रशासन के लोग त्योहारों की व्यवस्था में व्यस्त हैं। इधर खनन माफिया बेधड़क होकर बाणगंगा नदी से अवैध खनन कर रहे हैं। पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया कि माफिया खनिजों के लिए किसानों के खेतों को भी खोद रहे हैं। तो पूर्व प्रधान ने एसडीएम से शिकायत करी है। खनन माफियाओं पर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल तस्वीर भी देखिए, मीटिंग की है तस्वीर है। बाणगंगा नदी से अवैध खनन का काम लगातार जारी है। ऐसा ही हमारी ग्राम पंचायत प्रत्येक नैनपुर सुटारी मैं 3 बार प्रधान रहा हूँ। इस बार वहाँ एससी में प्रधान बन गया। तब से जितनी भी ग्राम समाज है और जो हरियाली के पट्टे बने हुए और जो शमशान घाट का जो एरिया छुटा हुआ वो सारा खोद को परिसर में डाल दिया। अगर मैं विरोध करूँ तो उल्टा झूठा मुकदमा लिखने की तड़ी दे रही है। तब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राजस्व की जमीन है इसकी सुरक्षा का काम ग्राम प्रधान का भी है और प्रशासन का भी है, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों चुप है। इधर खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विकास खंड के सिकंदरपुर गांव में मुख्य मार्ग पर गांव का गंदा पानी भर के लोग परेशान हैं। तो फिलहाल तस्वीर जरा देखिए आप। रास्ते पर गंदा पानी भरा है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि पानी भरने से आने जाने में परेशानी के साथ कई गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को इसी मुख्य मार्ग से होकर गुजरना होता है, पढ़ाई के लिए स्कूल जाना होता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इधर ग्राम प्रधान कृष्णपाल ने बजट न होने का हवाला दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।